नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी का सुपर वाईफाई क्लास में स्वागत करता हूं। आप सभी कैसे हैं? अच्छे ही होंगे, आई होप अच्छे ही रहिए और थोड़ा स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और भैया थोड़ा सा टेक्निकल जो है समस्याएं हो जा रही है, इसलिए आपकी क्लासेज जो है थोड़ा डिले हो जाता है। कभी एक दिन हो पाता है, कभी नहीं हो पाता है, थोड़ी समस्याएं चल रही है। बहुत ही जल्दी इसका जो है सोल्यूशन किया जाएगा अभी, ठीक। तो ज़्यादा बातें ना करते हैं, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है भैया, चलिए आइए। पूरी क्लास को नोट करना है आपको। सारे के सारे जो क्वेश्चन डाले गए हैं सब इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए एग्जाम के, ठीक है। देखिए पहला सवाल क्या है, जीएसआई का मुख्यालय कहाँ है? जीएसआई आपके ऑप्शंस हैं कोलकाता, नागपुर, लखनऊ और कौन है? मुंबई है। देखिए अगर हम बात करें जीएसआई, इसमें क्या है भैया? जीएसआई, तो जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। अगर बात करें इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना याद रखिएगा, इसकी स्थापना होती है कभी 1851 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। जीएसआई की स्थापना कब होती है? 1851 में इसकी स्थापना होती है। इसके अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे याद रखिएगा? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता में। याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता में। देखिए अब इसका काम क्या है, देखिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भूगर्भ के अंदर सर्वे करने का, यानी अंदर जो है उत्खनन के लिए सर्वे करने का काम किसका होता है? जीएसआई का, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसने अभी क्या किया, हाल ही में एक सर्वे किया था। कहाँ पे सर्वे किया? तो राजस्थान में। राजस्थान में सर्वे करने के बाद इसने क्या पाया कि वहां पे लिथियम के भंडार मिले। किसके भंडार मिले हैं? लिथियम। तो हाल ही में इसने 2 जगहों पे लिथियम के भंडार खोजे हैं। तो इसने क्या किया है? लिथियम का भंडार खोजा है। लिथियम का क्या खोजा है? लिथियम का भंडार खोजा है। और लिथियम के भंडार इसने कितनी जगहों पे खोजे हैं? तो अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर में जनवरी के आसपास में खोजा गया था, और अभी जो है आपके मई के महीने में कहाँ पे खोजा गया है? तो राजस्थान में। याद रखिएगा, एक तो पहली बात तो कहाँ खोजा गया है? जम्मू एंड कश्मीर में। लिथियम के भंडार कहाँ पाए गए? जम्मू कश्मीर। और दूसरा भंडार अभी हाल ताज में कहाँ खोजा गया? तो याद रखिए कहाँ पे खोजा गया है? राजस्थान में। कहाँ खोजा गया भैया? राजस्थान। और राजस्थान में भी पूछे कौन सी जगह पे खोजा गया, तो याद रखिएगा नागौर। कहाँ पे खोजा गया है? नागौर। राजस्थान में भी कौन सी जगह पे खोजा गया है? नागौर। आपको याद होना चाहिए नागौर से कौन सी योजना, पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कहां से हुई थी भैया? माफ कीजिएगा, पंचायती राज व्यवस्था जो है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत, पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत है कहां से की गई थी? नागौर से। कब की गई थी? तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1959 से की गई थी। कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1959 से क्या शुरुआत की गई थी? पंचवर्षीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहां से की गई थी? नागौर, जो कहां पड़ता है? राजस्थान। पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? तो अनुच्छेद नंबर किसमें भैया? अनुच्छेद नंबर 40 में। याद रखिएगा कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद नंबर किसमें है? 40 में। याद रखिएगा अनुच्छेद नंबर किसमें? 40 में। देखिए हम बात करते हैं किसके बारे में? लिथियम। लिथियम है क्या? तो लिथियम, तो देखिए लिथियम के बारे में आपके सवाल कई बार पूछे जा सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगर हम बात करें किसके बारे में? लिथियम के बारे में बात करते हैं। यहाँ लिख देते, चलिए हिंदी में ही लिख देते हैं, लिथियम। देखिए अगर हम बात करें किसके बारे में? लिथियम के बारे में बात करते हैं ना, लिथियम। क्योंकि इसमें से आपका क्या है, या तो केमिस्ट्री का सवाल पूछ लेगा आपसे, या तो फिर स्टैटिक जीके के जो भी सवाल बनते हैं आपको याद कर लेना है, ठीक है। लिथियम का संकेत तो आपको याद होना चाहिए। संकेत क्या? तो Li होता है। इसके अलावा आपको याद होना चाहिए सबसे हल्की जो धातु होती है, सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु जो होती है वो उसका नाम भी क्या भी है? लिथियम ही है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। और अगर आपसे पूछा जाए लिथियम का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो इसका जो प्रयोग होता है वो कहाँ पे होता है? आपका जो स्मार्टफोन होता है, स्मार्टफोन हो गया, आपका जो लैपटॉप वगैरह हो गया, इसमें जो बैटरीज लगाई जाती है उसमें क्या होता है? लिथियम होता है। तो इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? फोन हो गया, या फिर आपका लैपटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया। तो इसकी जो बैटरीज होती है, लैपटॉप की जो बैटरीज होती हैं, इसमें कौन सी धातु की बनी होती है? तो किसकी बनी होती है? तो आपके फोन में हो गया या लैपटॉप में हो गया, जो बैटरीज लगती है किसकी बनी होती है? लिथियम की। इसलिए आप देखते हैं ना जो मोबाइल फोन होते हैं कितने हल्के होते हैं। अगर सोचिए अगर वो धातु अगर हल्की ना होती तो आपके मोबाइल फोन कितनी बड़ी बड़ी दिखते, 5-5 हजार इतनी बड़ी बड़ी बैटरीज लगी होती हैं, फिर भी आपका जो मोबाइल फोन होता है देखने में बहुत हल्का रहता है। क्यों? कारण क्या है उसका कि जो लिथियम है वो क्या है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये क्या है? सबसे हल्की धातु है। क्या है भैया? सबसे हल्की धातु है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अगर हम बात करें जो लिथियम है, लिथियम का सर्वाधिक भंडार कहाँ पे है? लिथियम का सर्वाधिक भंडार किस देश में है? सर्वाधिक भंडार लिथियम का किस देश में है? तो याद रखिए किस देश में सर्वाधिक भंडार है इसका? बोलीविया में। कहाँ पे भैया? बोलीविया में।
लिथियम का सबसे बड़ा जो भंडार है वो किस देश में है? बोलीविया में। याद रखिए कहां पे? बोलीविया में। इसके अलावा अगर आपसे कभी पूछे कि लिथियम त्रिकोण देश, लिथियम त्रिकोण का मतलब क्या होता है? ऐसे 3 देश जहां पे लिथियम के सबसे ज्यादा भंडार पाए जाते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? लिथियम त्रिकोण देश। याद देखिएगा, लिथियम त्रिकोण देश में कौन कौन से देश शामिल हैं? लिथियम त्रिकोण देश किसे किसे कहा जाता है? याद देखिएगा, लिथियम त्रिकोण देश किसे कहते हैं? एक तो आपका बोलीविया ही होगा, क्या भैया? बोलीविया ही है, बोलीविया है। दूसरा कौन सा है आपका? दूसरा है आपका चिली। कौन है भैया? चिली है। और तीसरा कौन सा देश है? तो तीसरा देश है देखिएगा अर्जेंटीना। कौन सा देश है? अर्जेंटीना। याद रखेंगे, तीसरा देश कौन सा भैया? अर्जेंटीना। इन तीनों देशों को मिला के क्या बोला जाता है भैया? इन तीनों देशों को मिला के कहते हैं लिथियम त्रिकोण देश। क्या बोलते हैं इनको? लिथियम त्रिकोण देश। में कौन कौन से देश शामिल हैं? बोलीविया है, चिली है, अर्जेंटीना। बोलीविया की राजधानी क्या है? ला पाज। चिली की राजधानी क्या है? चिली की राजधानी क्या है? सेंटियागो। इसके अलावा अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। ठीक है, चलिए देखिए, अगर हम तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? कोलकाता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। फर्स्ट मेट्रो भी कहां चली थी? फर्स्ट मेट्रो कहां चली थी भारत में? फर्स्ट मेट्रो कहां चली थी? कोलकाता में। कब भैया? 1984 में। कब चली थी? 1984 में। नागपुर में बात करें तो नीरी, NEERI जो पर्यावरण की संस्था है, इसका हेडक्वार्टर कहां है? नागपुर में। स्थापना कब हुई थी? 1958 में। लखनऊ की बात करते याद रखिए, सिडबी बैंक। कौन सी बैंक है? सिडबी बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? लखनऊ में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में। मुंबई की बात करें तो याद रखिए, नाबार्ड। नाबार्ड जो है, नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहां है भैया? तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई में है। इसके अलावा BSC हो गया, BSC हो गया। इसके अलावा NSC हो गया, NSC हो गया, NSC हो गया। इसके अलावा आपका RBI हो गया, RBI हो गया। सबका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो सबका हेडक्वार्टर कहां पे? मुंबई में है। सबका हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई में। नाबार्ड की स्थापना कब होती है? 12 जुलाई 1982 में। कब होती है? 12 जुलाई 1982 में किसकी स्थापना होती है? नाबार्ड की स्थापना होती है। BSC की बात करें तो 1875 में इसकी स्थापना होती है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? मुंबई है। NSC की स्थापना कब होती है? 1992 में होती है। याद रखेंगे, NSC नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। RBI की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भैया? मुंबई में है। लेकिन इसका जब स्थापना हुआ था तब इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? तो कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर था। 1937 से इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आ गया? मुंबई में हो गया। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट करना होगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल क्या है? तुंगनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? कौन सा मंदिर है? तुंगनाथ मंदिर। देखिए, तुंगनाथ मंदिर, अगर हम बात करें तुंगनाथ मंदिर है कहां पे? तो याद रखिए, तुंगनाथ जो मंदिर है ये है कहां पे? तो उत्तराखंड में है। कहां पे भैया? ये उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भी कौन से जिले में है? तो रुद्रप्रयाग जिला। कौन सा जिला है? रुद्रप्रयाग जिला है। कौन सा जिला है? रुद्रप्रयाग जिला है। और रुद्रप्रयाग जिले में भी कौन से पर्वत पे है? चंद्रधर पर्वत। कौन सा पर्वत है? चंद्रधर पर्वत पे स्थित है। याद देखिएगा, कौन से पर्वत पे स्थित है ये मंदिर? तुंगनाथ मंदिर कौन से पर्वत पे है? चंद्रधर पर्वत पे है। कौन से जिले में है? रुद्रप्रयाग जिले में है। और कौन से राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में है। आपको हमको बताना है रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम को रुद्रप्रयाग कहते हैं? कमेंट करके बताइएगा। रुद्रप्रयाग जो है कौन सी नदियों के संगम को रुद्रप्रयाग कहा जाता है? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तुंगनाथ मंदिर की अगर हम बात करें, ये एशिया में सबसे ऊंचा शिवालय, यानी भगवान शिव का एशिया में सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? तुंगनाथ मंदिर। याद रखिएगा, भगवान शिव का एशिया में सबसे ऊंचा मंदिर, एशिया में सबसे ऊंचा मंदिर, एशिया में सबसे ऊंचा जो मंदिर है उसका नाम क्या है? सबसे ऊंचे मंदिर का नाम क्या है? तो याद रखिए, इसका नाम क्या है भैया? तुंगनाथ मंदिर, जो कहां पे पड़ता है? रुद्रप्रयाग में पड़ता है। अगर इसके अलावा तुंगनाथ मंदिर की हम बात करते हैं तो तुंगनाथ मंदिर याद रखिए, अभी उत्तराखंड सरकार ने इसको राष्ट्रीय धरोहर जो है, राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की सूचना की है। लिख लीजिएगा इसको, राष्ट्रीय धरोहर में अधिसूचित करने की बात कही है। अधिसूचित इसीलिए करंट में आया है, अधिसूचित करने की बात की है, राष्ट्रीय धरोहर में अधिसूचित करने की बात की है। किस सरकार ने? उत्तराखंड सरकार ने। तुंगनाथ मंदिर कहाँ है? तो उत्तराखंड में। इसके अलावा याद रखिएगा, इसका जो निर्माण किया था किसने किया था? इसका निर्माण किया था पांड्यों ने। किसने किया था? पांड्यों ने इसका निर्माण किया था।
पांडवों ने इसका निर्माण किया था। और पांडवों ने इनका निर्माण किस ऋषि के कहने पे किया था, तो याद रखिएगा ऋषि व्यास के कहने पे। ऋषि व्यास के कहने पर इस मंदिर का जो है निर्माण किसने किया था, 5 पांडवों ने किया था। और इस मंदिर की खोज किसने की, तो याद रखिएगा इस मंदिर की खोज की थी आदि शंकराचार्य ने। किसने की थी, आदि शंकराचार्य ने इसकी खोज की थी। याद रखना भैया, इसकी खोज किसने की थी, आदि शंकराचार्य ने इसकी खोज की थी। कौन सा मंदिर है, तो ये कौन सा मंदिर है, तुंगनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर है भैया, तुंगनाथ मंदिर। कहाँ पे स्थित है आपका, उत्तराखंड में स्थित है। और याद रखिए ये इसकी विशेष बात है, भगवान शिव का सबसे ऊंचा जो मंदिर है पूरे एशिया भर में वो कौन सा है, तुंगनाथ मंदिर। कहाँ पे है, तो आपका कौन सा कहाँ पे, उत्तराखंड में। इसका याद रखिएगा ये कौन से झरने के पास में स्थित है, याद रखिएगा आकाश गंगा झरना। कौन सा झरना है, आकाश गंगा झरने के पास स्थित है। आकाश गंगा झरने के पास में स्थित है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि आकाश गंगा झरना जो है वह उत्तराखंड किस राज्य में है, तो आपको बता देना है कौन से राज्य में है, उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, चलिए देखिए उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड का गठन कब होता है, तो इसका गठन कब होता है, इसका गठन कब होता है भैया, 9 नवंबर सन 2000 को। कब होता है, 9 नवंबर सन 2000 को। किस नाम से होता है, तो उत्तरांचल नाम से होता है। किस नाम से होता है, उत्तरांचल नाम से होता है। किस नाम से होता है, उत्तरांचल नाम से होता है। और उत्तरांचल का नाम 1 जनवरी 2007 1 जनवरी 2007 को इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया भैया, उत्तराखंड कर दिया। क्या कर दिया गया, उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ से एक आंदोलन, याद रखिएगा यहाँ से एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कौन सा आंदोलन था, तो चिपको आंदोलन। कौन सा आंदोलन था, चिपको आंदोलन की शुरुआत भी कहां से हुई थी, तो चिपको आंदोलन की शुरुआत भी कहां से, उत्तराखंड में। कब शुरू हुई थी, तो 1974 में शुरू हुई थी। किसके द्वारा, सुंदरलाल बहुगुणा। याद रखेंगे सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। याद रखेंगे सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा इसकी शुरुआत की। कौन सा आंदोलन था, चिपको आंदोलन। कौन थे प्रवर्तक, सुंदरलाल बहुगुणा। याद रखेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ का गठन कब होता है भैया, तो इसका गठन कब होता है, तो इसका गठन कब होता है, 1 नवंबर सन 2000 को। 1 नवंबर सन 2000 को इसका गठन होता है। याद रखेंगे इसका गठन कब होता है, 1 नवंबर सन 2000 को इसका गठन होता है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में, याद रखिए भैया राजस्थान में एक जगह है पुष्कर। राजस्थान में एक जगह क्या है, पुष्कर, जहां पे भगवान ब्रह्मा का एकमात्र, पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहां पे, पुष्कर में है। ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर कहां पे है, तो याद रखिए कहां पे भी है, तो कहां पे है, पुष्कर। इसके अलावा याद रखिए जो पुष्कर है ये पशु ऊंट मेले के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ऊंट मेले के लिए प्रसिद्ध है। ऊंट मेला के लिए ये जगह जो है आपका प्रसिद्ध है। याद रखेंगे ऊंट मेले के लिए जगह प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आपका आंसर करें, तुंगनाथ मंदिर किस राज्य में है भैया, किस राज्य में है आपका, उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल क्या है, ICMR की स्थापना कब की गई। देखिए भैया इसके पहले एक संस्था थी देखिए इसका नाम क्या है, इसका नाम पहले नाम इसका क्या था, IRFA। क्या नाम था इसका, IRFA, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। इसका नाम क्या था, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1911 में इसकी स्थापना हुई। इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, क्या नाम था इसका, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन की स्थापना कब होती है, 1911 में होती है। अब लेकिन क्या किया गया, इसी का पुनर्गठन किया गया। इसी का पुनर्गठन कब किया गया, तो इसका पुनर्गठन कब किया गया भैया, इसका पुनर्गठन किया गया सन 1900। इसका पुनर्गठन कब किया जाता है, याद रखेंगे इसका पुनर्गठन किया गया भैया कब, 1949 में। इसका पुनर्गठन कब किया गया, 1949 में इसका पुनर्गठन किया गया। और इसके पुनर्गठन के बाद इसका जो नया नाम निकल के आता है वह नाम निकल के क्या आता है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल एंड रिसर्च, ICMR। क्या निकल के आता है, ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल एंड रिसर्च। लिख लीजिएगा, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, याद रखेंगे इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। तो ये
दवाओं के क्षेत्र में जैव 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 अनुसंधान के लिए सबसे भारत में क्या सबसे बड़ी संस्था क्या नाम है? ICMR। स्थापना कब होती है? 1949 में। इसका पहले स्थापना कब हुआ था? IRFA के रूप में 1911 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 1949 में इसी संस्था का पुनर्गठन करके नाम क्या हो गया? इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल एंड रिसर्च। इसके फर्स्ट अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? इसके फर्स्ट अध्यक्ष बनाए गए थे, उनका नाम क्या था? GC पंडित। क्या नाम था? CG पंडित। देखिए क्या नाम था इनका? CG पंडित इनका नाम था। और आपको कमेंट करके बताना है ICMR जो है इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसके वर्तमान अध्यक्ष आपको कमेंट करके बताना है, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो ICMR है, जो ICMR है भैया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? इसका हेडक्वार्टर है भैया दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। और कौन से मंत्रालय के अधीन काम करता है? ये कौन से मंत्रालय भैया? कौन सा मंत्रालय होगा? परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय। याद रखेंगे, परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है। याद रखेंगे, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन यह काम करता है ICMR। अब इसमें करंट की न्यूज क्या निकल के आई है कि जो ICMR है इसने क्या शुरू किया है? एक आई ड्रोन योजना चालू की है। क्या भैया? आई ड्रोन योजना। आपसे पूछेगा आई ड्रोन योजना जो है वह कौन सी संस्था ने शुरू किया है? तो ICMR ने शुरू किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए, ऐसी जगह जहां पे रास्ते नहीं है, जहां पे व्यक्ति जाने में बहुत दुर्गम रास्ता है, पहुंचने में समस्याएं हैं, तो वहां पे ब्लड को पहुंचाने के लिए क्या करने के लिए? ड्रोन के द्वारा ब्लड को पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? आई ड्रोन योजना। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य आपको याद होना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या है भैया? तो दुर्गम स्थानों पर ड्रोन के द्वारा ब्लड की सप्लाई करवाना। ठीक है, लिख लीजिएगा, दुर्गम स्थानों पर ड्रोन के द्वारा ब्लड पहुंचाना। याद रखेंगे, दुर्गम स्थानों पर ड्रोन के द्वारा ब्लड पहुंचाना इसका प्रमुख कार्य है। और किसने शुरू किया है ड्रोन योजना? तो ICMR ने शुरू किया है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? स्थापना कब हुई भैया? 1949 में। 1969 की बात में किसकी स्थापना होती? इसरो। किसकी स्थापना हुई है? इसरो। किसकी स्थापना हुई है? इसरो ने। और हाल ही में इसरो ने PSLV जो C55 है इसके द्वारा किस देश के सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो किस देश के सैटेलाइट को लॉन्च किया है? सिंगापुर के सैटेलाइट को। किस देश के? सिंगापुर के। कितने सैटेलाइट को लॉन्च किया है? 2 सैटेलाइट को। नाम क्या है उसका? एक का नाम क्या भैया? TEL। उसके बाद क्या भैया? अर्थ ऑब्जर्वेशनरी सैटेलाइट। और एक क्या है? लूमी लाइट। एक का नाम क्या है? लूमी लाइट। याद रखेंगे, एक का नाम क्या है? लूमी लाइट। इन दोनों सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? तो इसरो ने लॉन्च किया है। PSLV C55 के द्वारा लॉन्च किया। याद रखेंगे इसको। और इसरो की स्थापना कब होती है? 1969 में। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष का नाम याद रखिएगा। अध्यक्ष का नाम क्या है भैया? तो अध्यक्ष का नाम क्या है? इसके अध्यक्ष का नाम क्या आपको कमेंट करके बताना है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष का नाम क्या है? कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा याद रखिएगा, जो 1998 में किसकी स्थापना होती है? DRDO, डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट। और पूरी स्थापना कब होती है भैया? 1 जनवरी 1958 को होती है। कब होती है? 1 जनवरी 1958 को। इसके वर्तमान अध्यक्ष का नाम क्या है? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष का नाम याद रखिएगा। इसके वर्तमान अध्यक्ष का नाम क्या है? तो अध्यक्ष का नाम क्या है? समीर V कामत। क्या नाम है? समीर V कामत। याद रखें, क्या नाम है? समीर V कामत। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया? 1949 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल क्या है आपका? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं 1 मई, 3 मई, 11 मई और 18 मई। देखिए, एक जगह है पोखरण। ये जगह है भैया पोखरण। जगह का नाम क्या है? पोखरण। और ये पोखरण जगह कहां पड़ती है? तो राजस्थान में। कहां पे भैया? पोखरण जगह कहां पड़ता है? राजस्थान में। जगह का नाम क्या है? पोखरण है। और कौन से मरुस्थल में पड़ता है? तो ये थार के मरुस्थल में। कौन से मरुस्थल में है?
थार के मरुस्थल में ये जगह स्थित है। याद रखिएगा, ये जगह कौन से मरुस्थल में स्थित है? थार के मरुस्थल में स्थित है। और थार के मरुस्थल में कौन से राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में ही स्थित होगा। ठीक है, चलिए देखिए पोखरण में क्या किया गया था? 2 परमाणु परीक्षण किए गए। क्या किए गए? 2 परमाणु परीक्षण किए गए भारत के द्वारा। याद रखिएगा, भारत के द्वारा परमाणु परीक्षण कहां पे किया गया था? परमाणु परीक्षण कहां किया गया था? तो भारत द्वारा परमाणु परीक्षण कहां किया था? पोखरण। पोखरण कहां पड़ता है? राजस्थान। कौन से मरुस्थल में? थार के मरुस्थल में। तो पहला कब किया था? पहला परमाणु परीक्षण, पहला परमाणु परीक्षण की बात करें, पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो याद रखेंगे पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो ये कब किया था भैया? ये किया था आपका 18 मई 1974 को पहले परमाणु परीक्षण को किया था भारत ने। और इसमें क्या था? इसमें भारत क्या रहा? असफल रहा। भारत पूरी तरह से सफल नहीं रहा। और इसमें पीएम कौन थी? तो पीएम कई बार पूछा गया है, इंदिरा गांधी। कौन थी भैया? इंदिरा गांधी इसमें पीएम थी। कौन थी? इंदिरा गांधी इसमें पीएम थी। और अगर आपसे पूछे ये जो परमाणु परीक्षण पहला वाला हुआ था इसका नाम क्या रखा गया? तो इसका नाम क्या दिया गया था? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम दिया गया था। याद रखेंगे। दूसरा परमाणु परीक्षण, दूसरा परमाणु परीक्षण की अगर हम बात करें, दूसरे परमाणु परीक्षण की अगर हम बात करते हैं, दूसरा परमाणु परीक्षण जो हुआ था ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 11 मई 1998 को हुआ था। कब हुआ था? 11 मई 1998 को हुआ था। ये क्या रहा भैया? ये सफल रहा। ये क्या रहा? सफल रहा। और याद रखिएगा इसका नाम क्या रखा गया? तो इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया ऑपरेशन, क्या रखा गया? ऑपरेशन शक्ति 98। इसका नाम क्या रखा गया? ऑपरेशन शक्ति 98। ऑपरेशन शक्ति 98 इसका नाम रखा गया। ऑपरेशन शक्ति 98 इसका नाम क्या रखा गया भैया? ऑपरेशन शक्ति 98 इसका नाम रखा गया। देखिए क्योंकि यह परीक्षण 11 मई को हुआ था। कब हुआ था? ये 11 मई को हुआ था। और कैसा रहा? सफल रहा। क्या रहा? सफल रहा। और इसमें पीएम आपको याद होना चाहिए, पीएम कौन थे भैया? इसमें पीएम कौन थे? अटल बिहारी। कौन थे? अटल बिहारी थे। पीएम कौन थे? अटल बिहारी थे। और इसके प्रमुख वैज्ञानिक कौन थे भैया? प्रमुख वैज्ञानिक कौन थे? क्या नाम था? एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे। 11 मई को यह सफल परीक्षण हुआ, इसलिए 11 मई को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, या कह सकते हैं उसको राष्ट्रीय तकनीकी दिवस। याद रखेंगे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है भैया? ये आपका 11 मई को मनाया जाता है। कब मनाते हैं इसको? 11 मई को मनाते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11 मई। 1 मई को क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस। क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब होता है? तो अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब होता है भैया? 1 मई को होता है। कब होता है? 1 मई को होता है। भारत में इसकी शुरुआत कब हुई थी? आपको कमेंट करके बताना है। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुरुआत भारत में कब से की गई और कौन सी पार्टी के द्वारा शुरू की? आपको कमेंट करके बताना है। भारत में मजदूर दिवस की शुरुआत कब से होती है और किस पार्टी के द्वारा होती है? ठीक है, चलिए 3 मई को क्या होता है? 3 मई को क्या होता है भैया? 3 मई को क्या होता है ये भी आपको कमेंट करके बताना है। 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल क्या है? 2023 के पहले चक्रवात का नाम क्या है? देखिए ये सभी चक्रवातों के नाम ही है। तो पहले देखिए बात कर लेते हैं चक्रवात क्या होता क्या है। देखिए चक्रवात, तो चक्रवात तो देखिए एक तो चक्रवात होता है, एक तो क्या होता है? प्रति चक्रवात होता है। एक तो चक्रवात होता है, क्या होता है भैया? प्रति चक्रवात होता है। ठीक है, और इसमें ज्यादातर जो सवाल पूछे जाते हैं इनकी डायरेक्शन से लेके पूछे जाते हैं आपसे। कहेगा चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी? चक्रवात की दिशा क्या होगा भैया? दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? देखिए जो चक्रवात होता है इसके केंद्र में कैसा दाब होता है? तो इसके केंद्र में कैसा दाब होता है? निम्न दाब होता है। क्या होता है भैया? निम्न दाब होता है। अब देखिए चक्रवात का उल्टा क्या है? प्रति चक्रवात है तो उसके केंद्र में कैसा दाब होगा? उच्च दाब होगा। इसके केंद्र में कैसा दाब होता है? तो इसके केंद्र में होता है उच्च दाब होता है। कैसा दाब होता है भैया? उच्च दाब होता है। कैसा होता है? उच्च दाब होता है। तो केंद्र में निम्न दाब होता है, चक्रवात के प्रति चक्रवात के क्या होता है? उच्च दाब होता है। ठीक है, अब आपसे ये पूछेगा, कहेगा उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा क्या होती है? ये बन गया आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध हो गया। देखिए आपको एक याद कर लेना है, एक याद कर लेंगे आपको पूरा याद रहेगा। ठीक है, तो चक्रवात में क्या होता है? पहले
एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्या होता है भैया? एंटी क्लॉकवाइज। अब आपको एक याद हो गया एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो भैया, ये इसका उल्टा है, तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा। ये क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा। अगर ये ऊपर का क्लॉकवाइज है नीचे का, तो क्या हो जाएगा भैया? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉक हो जाएगा। ये ऊपर का एंटी क्लॉकवाइज है तो नीचे क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा। सिंपल सा क्या है? क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो आपको सवाल कैसे पूछता है, कहेगा चक्रवातों की जो दिशा होती है उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है भैया? क्लॉकवाइज। क्या होती है? सॉरी माफ कीजिए, क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, और दूसरी बात आपसे इसमें पूछा जाता है कि ज्यादातर जो चक्रवात होते हैं वो आते कहाँ हैं और कम से कम कहाँ पे आते हैं। तो देखिए, ये ऊपर कितना डिग्री होता है? 23.5 डिग्री। बीच में क्या होता है? 0 डिग्री होता है। इसके नीचे क्या होता है? ये भी 23.5 डिग्री। ये मकर, ये विषुवत रेखा, ये क्या होती है? कर्क रेखा होती है। तो ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 23.5 डिग्री साउथ। तो इसके बीच का जो एरिया होता है, ये जो एरिया होता है इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो ज्यादातर जो चक्रवात आने की संभावना होती है वो भी कहां होती है? इसी क्षेत्र में होती है। कौन सा क्षेत्र है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आने की संभावना ज्यादातर होती है। लेकिन इसके अलावा भी आपसे पूछ सकता है, कहेगा चक्रवात कहां पे आने की संभावना बिल्कुल नहीं होती। देखिए, ये कितना डिग्री हो गया भैया? ये 0 डिग्री हो गया। 0 डिग्री के 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे। ये 5 डिग्री ऊपर है और 5 डिग्री कहां? नीचे। तो जो 5 डिग्री ऊपर होता है, 5 डिग्री जो नीचे होता है भैया, इसको बोलते हैं डोल ड्रम क्षेत्र। यहाँ पे गर्मी की मात्रा इतना ज्यादा होती कि हवाएं आती तो हैं लेकिन ऊपर उड़ जाती हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे चक्रवात आने की संभावना लगभग ना के बराबर होती है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डोल ड्रम क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको? डोल ड्रम क्षेत्र बोलते हैं। और यहाँ पे चक्रवात आने की संभावना नहीं होती है। चक्रवात आने की संभावना लगभग ना के बराबर होती है। और इसी का एक नाम और भैया ITCZ। क्या नाम है? ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। पूछेगा ITCZ जोन जो है कितने डिग्री से कितने डिग्री? तो 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में कौन सा क्षेत्र पाया जाता है? ITCZ क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ पे चक्रवात आने की संभावना लगभग ना के बराबर होती है। इसके अलावा और चक्रवात कहाँ पे नहीं आते भैया? तो इसके अलावा ध्रुवों पे भी चक्रवात आने की संभावना नहीं होती है। यहाँ पे भी देखिए, जो हरे कलर का है वहां पे चक्रवात आने की संभावना लगभग ना के बराबर होती है। याद रहेगा, लगभग ना के बराबर होती है। ठीक है, तो देखिए 2023 के पहले चक्रवात का नाम क्या है भैया? तो इसका नाम क्या है? मोका। क्या नाम है? मोका है। और ये कहां पे आया है? बंगाल की खाड़ी में। कहां है भैया? बंगाल की खाड़ी में आया है। कहां पे आया? बंगाल की खाड़ी में। फ्रेडी चक्रवात किस देश में आया था? तो ये मलावी में आया था। कहां पे आया था? मलावी देश में आया था। मलावी की राजधानी क्या है? लिलाग्वे। लिलाग्वे है। गैब्रियल चक्रवात कहां आया था? ये आया था न्यूजीलैंड में। कहां आया था? न्यूजीलैंड में आया था। कहां आया था? न्यूजीलैंड में। ताउते की बात करें तो याद रखिए 2022 का पहला चक्रवात, 2022 का पहला चक्रवात क्या नाम था? इसके पहले चक्रवात का नाम क्या था? तो इसके पहले चक्रवात का नाम क्या था भैया? तो ताउते नाम था। क्या नाम था? ताउते नाम था। ठीक है, तो ये आज आपकी क्लास थी। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में इतने हैं यार। ये भी आज आपकी क्लास थी। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी सवाल आपसे पूछे गए हैं क्लास खत्म होने के बाद, क्लास देखने के बाद और आपको लिखने के बाद उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।